चिकित्सकीय शिक्षा। चिकित्सा शास्त्र की उपयुक्त शिक्षा देने के लिए संस्कृत के ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद किया गया या इन ग्रंथों के आधार पर फ़ारसी में पुस्तकों की रचना की गई। इस प्रकार की कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें थीं: मदानुस शिफ़ाए सिकंदरी, दस्तूर उल अतिब्बा और तुहफ़त अल मोमीन। हस्तकलाओं की शिक्षा अधिकांश मुस्लिम शासक ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, अतः इस जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित सभी हस्तकलाओं की आश्चर्यजनक उन्नति हुई। इस प्रकार की मुख्य कलाएं थीं कसीदाकारी, जरी, लकड़ी एवं हाथी दाँत का काम, दरी, पर्दे, जूते, रेशम, मलमल एवं आभूषण बनाना आदि। ललित कलाओं की शिक्षा लगभग सभी मुस्लिम शासक सौंदर्य के उपासक थे और अपने महलों एवं दरवाज़ों की शोभा में वृद्धि करने के लिए उत्कंठित रहते थे। फलस्वरूप ललित कलाओं, संगीत, चित्रकला और नृत्य कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। इन कलाओं का प्रशिक्षण प्रायः परंपरागत होता था। इन कलाओं में जो लोग दक्षता प्राप्त कर लेते थे वे उस्ताद प्रशिक्षण केंद्रों पर जाकर या उनके घर पर जाकर प्रशिक्षण दिया करते थे। प्रश्न 9, प्राचीन और मध्यकालीन भारत की शिक्षा के उद्देश्यों की तुलना कीजिए, या मुस्लिम शिक्षा मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, या मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। उत्तर: प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना। कंपैरिजन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज़ एंशिएंट एंड मेडिएवल पीरियड्स। क्रम संख्या। प्राचीन कालीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य। मध्यकालीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य। 1. डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार प्राचीन की शिक्षा को निम्नलिखित 6 उद्देश्यों में विभाजित किया गया है। श्री यूसुफ हुसैन ने अपनी पुस्तक मुस्लिम काल में शिक्षा में इस काल की शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया है। 2. पावनता तथा पवित्रता की भावना का विकास। इस युग में शिक्षा मानव को उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाती थी। मानव का जीवन बहुत सरल, स्वाभाविक, शुद्ध तथा पवित्र था। सत्य अथवा भ्रम अथवा मोक्ष की खोज जीवन का लक्ष्य था। अतः मनुष्य की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। धर्म प्रधान था तथा धर्म ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन था। इसीलिए विद्यालय का संपूर्ण वातावरण धार्मिक भावनाओं पर आधारित होता था। ज्ञान में वृद्धि। इस काल की शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना था। मदरसे का शिक्षा स्तर उच्च कोटि का था। इतिहास। इसके पाठ्यक्रम में अनेक उपयोगी विषय सम्मिलित होते थे। इतिहास, दर्शन, व्याकरण तथा भूगोल के अध्यापन पर विशेष बल दिया जाता था। अरबी व फारसी भाषाओं के साहित्य का स्तर बहुत ऊंचा था। इस्लाम के बारे में ज्ञान का प्रकाश करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। 3. चरित्र निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना था। चरित्र का निर्माण वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, सदाचार व उच्च विचार आदि का पालन करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी। चरित्र निर्माण करना। प्राचीन शिक्षा क्रम की भांति ही मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य भी छात्रों के चरित्र का निर्माण करना था। विद्यार्थी जीवन कठिन तपस्या थी। छात्र जीवन बहुत श्रम युक्त था। अनुशासन व्यवस्था बहुत कड़ी तथा नियमित थी। दंड व पुरस्कार की प्रथा प्रचलित थी। छात्र जीवन में पवित्रता तथा सादगी थी। 4. व्यक्तित्व का विकास। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व था। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। इसका उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास, अपने को जानना, आत्मसम्मान तथा आत्म अनुभूति आदि गुणों को विकसित करना था। इसीलिए छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी, जिससे वे अपने विवेक का प्रयोग कर स्वयं को पहचान सकें। नैतिक विकास करना।
छात्रों में नैतिकता का विकास करना मुस्लिम शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग था और शिक्षक इसकी स्थापना पर विशेष बल देते थे। वे छात्रों के आचार विचारों में शुद्धता रखते थे। उन्हें सदाचार के नियमों के पालन का अभ्यास कराया जाता था, जो झूठ न बोलना, सत्य का आचरण करना, शिष्टाचार, बड़ों का सम्मान करना आदि थे। 5. नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन। छात्रों में स्वयं नागरिक व आत्मकेंद्रित सामाजिक जीवन की भावना का विकास किया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ आश्रम के पालन के कर्तव्यों का ज्ञान दिया जाता था, जिससे छात्र समाज में प्रवेश करके अपना जीवन सुखी बना सके, परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व समझ सके तथा सामाजिक उत्थान के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सके। अतः सेवा संबंधी कार्य जैसे स्त्री, बच्चों व बूढ़ों की सेवा, समाज सेवा, पितृ व गुरु सेवा, गौ सेवा, अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता आदि छात्रों की दिनचर्या में रहते थे। राजनीतिक व सामाजिक क्रम की व्यवस्था करना। मुस्लिम कालीन शिक्षा की व्यवस्था में बादशाहों का अधिक हाथ था। इसके पीछे उनका उद्देश्य राजनीतिक प्रणाली को दृढ़ करना तथा उसका उचित विकास करना था। शिक्षा के द्वारा इसकी स्थापना तथा प्रसारण में बड़ी सहायता मिलती थी। उसी के अनुसार आर्थिक सहायता निर्धारित की जाती थी। शिक्षण संस्थाएं मुख्यतः दान अथवा राजकीय अनुदान से चलती थीं। सामाजिक क्रम को सुव्यवस्थित तथा दृढ़ करने में भी शिक्षा सहायक थी। राजनीतिक व सामाजिक क्रम के विकास के अनुरूप ही नियम बनाए जाते थे। 6. सामाजिक कुशलता में वृद्धि। इस काल में गुरुकुलों के अंतर्गत छात्रों को जीविकोपार्जन संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, जिससे वे अपने भावी जीवन को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ हो सकें। इसलिए वे विभिन्न व्यवसायों में से अपने परिवार के व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करते थे। इस प्रकार शिक्षा पूर्ण सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक थी और वह किसी न किसी व्यवसाय से संबंधित होती थी। मुस्लिम धर्म का प्रचार व प्रसार करना। मुस्लिम काल में मुसलमान बादशाह शिक्षा के प्रबंध में रुचि लेते थे और आवश्यकता आर्थिक सहायता भी देते थे। शिक्षण संस्थाएं प्रायः मस्जिदों में या उनसे संबंध होती थीं। मस्जिदों का मुल्ला नमाज के अतिरिक्त पढ़ाने का कार्य भी करता था। छात्रों को कुरान शरीफ की आयतें रटवाई जाती थीं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम धर्म तथा उसके पैगंबरों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना था। 7. राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना। भारतीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना प्राचीन शिक्षा क्रम का प्रमुख उद्देश्य था। उच्च कोटि के शिक्षक इस कार्य को संपन्न करने में समर्थ थे। उनका योगदान इस क्षेत्र में प्रशंसनीय था। वे निरंतर इस कार्य में रत रहते थे। छात्रों को स्वाध्याय का अभ्यास कराया जाता था, जिससे वे अपने आगामी जीवन में भी इस कार्यक्रम को अपना सकें। आधुनिक युग की विषम परिस्थितियों में प्राचीन संस्कृति का संरक्षण व प्रसार अत्यंत आवश्यक है। मुस्लिम संस्कृति व संरक्षण का प्रसारण करना। मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख ध्येय मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण व प्रसारण करना था। इसके लिए प्राचीन मुस्लिम ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य था। अन्य सांस्कृतिक कार्यों में धार्मिक नियमों का बड़ी दृढ़ता तथा कठोरता से पालन किया जाता था। अधिकतर ज्ञान बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होता था। शिक्षा का माध्यम प्राचीन व फारसी भाषाएं थीं। नए शिक्षण केंद्रों की स्थापना का अभिप्राय मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसारण था। प्रश्न 10. मुस्लिम शिक्षा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा आधुनिक जीवन में उनकी उपादेयता का वर्णन कीजिए, या मुस्लिम शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप आधुनिक भारत में इनमें से किसको पुनर्जीवित करना चाहेंगे और क्यों? या मुस्लिम कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या मुस्लिम कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं क्या हैं? उत्तर. मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं. भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना से प्राचीन शिक्षा प्रणाली जर्जर होकर विलीन होने लगी और उसके स्थान पर एक नवीन शिक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ। मुसलमानों की यह नवीन शिक्षा प्रणाली लगभग 600 वर्षों तक प्रचलित रही। इस शिक्षा प्रणाली की कुछ विशेषताओं ने भयंकर विद्रोह और राजनीतिक संघर्षों के मध्य भी इसको जीवित रखा। ये विशेषताएं अग्रलिखित हैं। 1. व्यवहारिक शिक्षा. मुस्लिम शिक्षा केवल शिक्षित करने के लिए नहीं वरन व्यवहारिक जीवन के लिए भी थी। परलोक व पुनर्जन्म में विश्वास न करने के कारण मुसलमान शिक्षा को आध्यात्मिक विकास व मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मानते थे।
उनका विश्वास था कि जीवन केवल इसी संसार में है, अतएव शिक्षा द्वारा व्यक्ति को इस जीवन हेतु तैयार किया जाना चाहिए और इस विचार से प्रभावित होकर ही उन्होंने शिक्षा को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। 2. निःशुल्क शिक्षा। वैदिक और बौद्ध काल के समान मुस्लिम काल में भी शिक्षा निःशुल्क थी। मकतबों व मदरसों में रहने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के अलावा निःशुल्क आवास, भोजन तथा वस्त्रों की भी सुविधा थी। 3. कक्षा नायकीय पद्धति। मध्यकालीन शिक्षण संस्थाओं में कक्षा नायकीय पद्धति का प्रचलन था। इसमें उच्च कक्षाओं के प्रतिभाशाली छात्र या नायक निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाकर शिक्षण कार्य में अध्यापन की सहायता करते थे। इस पद्धति को मुसलमानों ने प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से ग्रहण किया था। 4. व्यक्तिगत संपर्क। प्राचीन भारतीय जीवन की तरह मुस्लिम शिक्षा में भी गुरु व शिक्षा का संपर्क व्यक्तिगत था। शिक्षक अपने छात्रों के साथ ही निवास करता था और उन्हें अपने विचारों व आदर्शों से प्रभावित करता था। शिक्षक छात्रों की प्रतिभा, कुशलता और योग्यता में निरंतर वृद्धि करने में योग देता था। 5. शिक्षक की स्थिति। शिक्षा के प्रति लौकिक दृष्टिकोण के कारण इस युग में शिक्षक की स्थिति में बदलाव आ गया था। अब उसकी स्थिति प्राचीन भारतीय शिक्षक से उच्च थी। डॉक्टर F.E. केई ने लिखा था कि तत्कालीन शिक्षकों की सामाजिक स्थिति उच्च थी और वे साधारणतः चरित्रवान मनुष्य थे, जिनको प्रतिष्ठित व्यक्ति का विश्वास व सम्मान प्राप्त था। जाफर ने भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है कि शिक्षकों का समाज में उच्च स्थान था, यद्यपि उनका वेतन अल्प था, तथापि उनको सार्वजनिक सम्मान व विश्वास प्राप्त था। 6. शिक्षा का संरक्षण। प्राचीन काल की अपेक्षा मुस्लिम काल में भी शिक्षा को राज्य का विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ। इस काल के मदरसों और पुस्तकालयों की स्थापना करके शिक्षा के प्रति प्रेम व उदारता का परिचय दिया। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रों को छात्रवृत्तियां व शिष्यवृत्तियां प्राप्त की जाती थीं। इस प्रकार शिक्षा का संरक्षण प्राप्त होने से उसका बहुत प्रसार हुआ। 7. गुरु शिष्य संबंध। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के समान मुस्लिम काल में भी शिक्षक और छात्र में निकट संपर्क रहता था। मकतबों एवं मदरसों में शिक्षक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते थे। यह व्यक्तिगत संपर्क छात्रों की योग्यता, कुशलता एवं प्रतिभा को विकसित करने में भी सहायक सिद्ध होता था। 8. शिक्षा की अनिवार्यता। इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ने ज्ञान अर्जन को न केवल अवश्य कर्तव्य माना, अपितु वह ज्ञान को अमर तत्व प्रदान करने वाला मानते थे। इस प्रकार मुस्लिम काल में शिक्षा को जीवन के लिए अनिवार्य समझा गया। मुसलमानों द्वारा शिक्षा को व्यक्ति के जीवन के लिए 3 मुख्य कारकों द्वारा अनिवार्य माना जाता है। 1. कुरान शरीफ में ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया है। 2. मुसलमानों द्वारा मोहम्मद साहब के इस कथन में विश्वास किया जाता है कि जो छात्र ज्ञान की खोज करता है उसे ईश्वर स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान करता है। 3. इस्लाम धर्म में कहा गया है जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है वह धार्मिक कार्य करता है, जो ज्ञान की बात करता है वह ईश्वर की प्रशंसा करता है, जो ज्ञान की खोज करता है वह ईश्वर की उपासना करता है। 9. सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि। मुस्लिम शासन के प्रारंभिक काल में मकतब और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा केवल मुसलमानों तक ही सीमित थी और उनमें हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था। सिकंदर लोधी के समय में ये प्रतिबंध हटा दिया गया था। फलस्वरूप सभी जातियों के हिंदू मकतबों और मदरसों में प्रवेश करके मुसलमानों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगे थे। 10. साहित्य व इतिहास का विकास। मुस्लिम काल में साहित्य व इतिहास का पर्याप्त विकास हुआ। मुसलमान शासकों ने दर्शन, नीति आदि विषयों पर साहित्य का निर्माण कराया और रामायण, महाभारत आदि हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। इस काल में सर्वप्रथम क्रमबद्ध इतिहास लेखन का आरंभ हुआ। 11. धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय। मुस्लिम शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय थी। मदरसों में छात्रों को कुरान का अध्ययन करने के साथ ही भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। इस प्रकार शिक्षा के दोनों स्तरों पर धार्मिक एवं लौकिक विषयों का समावेश था। 12. कला कौशलों में उन्नति। मुस्लिम में कला एवं कौशलों की पर्याप्त उन्नति हुई। इन कलाओं में मूर्ति कला, लेखन कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, बागवानी आदि कलाएं प्रगति
के पथ पर जितना इस काल में आगे बढ़ी उतना अन्य कालों में नहीं। इन कलाओं के विकास में मुस्लिम शासकों का भी पर्याप्त योगदान मिलता रहा। आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व एलिमेंट्स एक्सेप्टेबल फॉर मॉडर्न एजुकेशन। मुस्लिम शिक्षा में कतिपय दोष थे, किंतु इस शिक्षा प्रणाली में अनेक ऐसे उपयोगी तत्व भी मिलते हैं जो आधुनिक समय में भी ग्रहणीय हैं। उनका उल्लेख निम्नवत है। 1. व्यवहारिक शिक्षा। वर्तमान वैज्ञानिक युग में शिक्षा को आध्यात्मिक विकास एवं मोक्ष प्राप्ति का साधन कहना अनुचित होगा। अतः यह आवश्यक है कि जिस प्रकार मुस्लिम शिक्षा में व्यवहारिक विषयों को महत्व दिया जाता था, उसी प्रकार भारत की आधुनिक शिक्षा में भी दिया जाना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करके छात्र समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन सकेगा तथा अपना जीविकोपार्जन सरलता से कर सकेगा। 2. निःशुल्क शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा प्राथमिक व उच्च दोनों स्तरों पर निःशुल्क थी। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्राथमिक स्तर पर तो निःशुल्क है, लेकिन माध्यमिक व उच्च स्तरों पर नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि वर्तमान में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि अनेक छात्र माध्यमिक व विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए ललायित होने पर भी उससे प्राप्त होने वाले लाभों से अर्थाभाव के कारण वंचित रह जाते हैं। 3. व्यक्तिगत संपर्क। मुस्लिम युग के अधिकांश मदरसों में शिक्षक और छात्र साथ साथ रहते थे। फलस्वरूप उनमें व्यक्तिगत के साथ साथ भावनात्मक संबंध भी स्थापित हो जाता था। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों में विशिष्ट गुणों का समावेश करते थे। आधुनिक भारतीय शिक्षा में व्यक्तिगत संपर्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही कारण है कि छात्रों की उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। मुस्लिम शिक्षा में पाए जाने वाले शिक्षक और छात्रों के व्यक्तिगत संपर्क को आधुनिक भारतीय शिक्षा में समाविष्ट किया जाना अनिवार्य है। 4. शिक्षक की स्थिति में उन्नति। मुस्लिम युग में अधिकतर शिक्षकों को छात्रों की भक्ति, समाज का सम्मान व राज्य का संरक्षण प्राप्त था। आधुनिक भारतीय शिक्षा में ये स्थिति देखने को नहीं मिलती है। इस समय शिक्षकों की स्थिति निम्न से निम्नतर होती जा रही है। मुस्लिम काल के शिक्षक के सम्मान को आज भी स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है, जिससे समाज और राज्य के वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन आए और शिक्षक की स्थिति को समुन्नत बनाने का प्रयत्न करें। 5. धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय। आधुनिक भौतिकवादी युग में लौकिक शिक्षा बहुत आवश्यक है, इसे भुलाया नहीं जाना चाहिए। धर्म व्यक्ति के जीवन और नैतिक चरित्र का आधार है। आधुनिक भारतीय शिक्षा की परिधि में धर्म को हटाकर इसका आधार स्तंभ ही हटा दिया गया है। इसका परिणाम सर्वत्र देखने को मिल रहा है। इस प्रवृत्ति में सुधार के लिए मुस्लिम शिक्षा का अनुकरण करके आधुनिक भारतीय शिक्षा में धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय किया जाना चाहिए। खंड व लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या के विषय में टिप्पणी लिखिए। उत्तर। वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या को दो आधारों पर देखा समझा जा सकता है। एक उसके स्तरों के आधार पर और दूसरे उसकी प्रकृति के आधार पर। वैदिक काल में शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी, प्रारंभिक और उच्च। प्रारंभिक शिक्षा। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में भाषा, व्याकरण, छंद शास्त्र और गणना का सामान्य ज्ञान और सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक क्रियाओं के प्रशिक्षण को स्थान प्राप्त था। उत्तर। वैदिक काल में उसमें नीति प्रधान कहानियों को और जोड़ दिया गया। जो लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु गुरुकुलों में प्रवेश दिलाना चाहते थे, वे उन्हें संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण का अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान कराते थे।